का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन यूक्रियोट्स। इससे पहले हमने ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स प्रोक्रियोट्स के अंदर देखे थे। आज हमने पढ़ने हैं यूक्रियोट्स के अंदर। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो थे वो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे मेज के अंदर, ठीक है, जो कि एक प्लांट है और ये इनको फर्स्ट यूक्रियोटिक एलिमेंट्स भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा जो यूक्रियोटिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं उनकी दो क्लासेस हैं। एक क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स और सेकंड हैं क्लास 2 डीएनए ट्रांसपोजोन्स। सबसे पहले देखते हैं क्लास 1 रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। गैरी फिंक जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनकी लैब के अंदर पहला जो यीस्ट जो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया गया एज मॉडल ऑर्गेनिज्म वो था यीस्ट, ठीक है, ताकि स्टडी कर सकें यूक्रियोटिक जीन रेगुलेशन को। उसके बाद सालों तक उन्होंने ये स्टडी की। वो और उनके कोलीग्स उन्होंने आइसोलेट किए 1000 ऑफ म्यूटेशंस इन HIS4 जीन, जो कि कोड करता है एक एंजाइम के लिए, और वो पाथवे उस एंजाइम के बनने से एक पाथवे फॉलो होता है जो कि बनाता है अमाइनो एसिड हिस्टिडीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि जो HIS4 जीन है वो बनाता है एक एंजाइम जो कि अमाइनो एसिड हिस्टिडीन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं ये जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो है रेट्रोवायरस से। अब रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है जो कि क्या करता है, इम्प्लॉय करता है डबल स्ट्रैंडेड DNA को, ठीक है, और उसको इंटरमीडिएट के तौर पर यूज़ करता है रेप्लिकेशन के लिए। अब RNA की जो कॉपी है वो बनाई जाती है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया जाता है DNA में, और इस के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है होस्ट के क्रोमोसोम के अंदर। फिर वहाँ से उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है कि वो प्रोड्यूस करे वायरल जीनोम और प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि बनाएंगे नए वायरल पार्टिकल्स। और इस तरह से जो लाइफ साइकिल है टिपिकल रेट्रोवायरस का वो कंप्लीट होता है। कुछ रेट्रोवायरसेस जैसे कि माउस मेमोरी ट्यूमर वायरस MMTV एंड RSV रोज सार्कोमा वायरस, ये रिस्पॉन्सिबल हैं इंडक्शन ऑफ कैंसरस ट्यूमर्स। ये कैंसर सेल्स बनाते हैं और कैंसरस ट्यूमर्स कॉज करवाते हैं। जब इनको इंटीग्रेट किया जाता है होस्ट क्रोमोसोम के अंदर एज डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो जो डबल स्ट्रैंडेड DNA की कॉपी है रेट्रोवायरल जीनोम की उसको हम कहते हैं प्रोवायरस। जैसे कि DNA को जब इंटीग्रेट किया जाता था बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर वो प्रोफेज कहलाता था। इसी तरह इस DNA की कॉपी जब इन्फेक्टेड DNA की कॉपी जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटीग्रेट की जाती है तो उसको हम कहते हैं ये प्रोवायरस है। उसके बाद बात करते हैं कि जो रेट्रोवायरस है और एक हमारे पास एलिमेंट है TY1 एलिमेंट, ठीक है, इनको आइसोलेट किया गया HIS4 म्यूटेंट से, ठीक है। अब ये दोनों जो थे वो फ्लैंक कर रहे थे बाय लॉन्ग टर्मिनल रिपीट सीक्वेंसेस, ठीक है, जिनको हम कह रहे थे LTR सीक्वेंसेस, क्योंकि ये लेंथ में काफ़ी ज़्यादा थे और इनके पास 100 बेस पेयर्स थे, ठीक है। इन दोनों के पास कुछ जीन्स थे। अब उन जीन के अंदर आ जाते हैं गैग जीन, पोल जीन और ENV जीन। रेट्रोवायरसेस जो थे वो इनकोड करते थे एटलीस्ट 3 प्रोटीन्स, ठीक है, जो कि हिस्सा लेते थे वायरल रेप्लिकेशन के अंदर। अब इनके जो प्रोडक्ट्स थे, फाइनल प्रोडक्ट्स, वो 3 जीन्स थे, गैग जीन, पोल जीन एंड ENV जीन। जो गैग इनकोडेड प्रोटीन था उसका रोल था म्यूटेशन के अंदर RNA जीनोम की। फिर उसके बाद जो पोल था वो इनकोड करता था ऑल इम्पोर्टेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है
आरएनए से डीएनए बनाने के अंदर हेल्प करता है, और ईएनवी इनकोड करता था स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि सराउंड करती है वायरस को। ये जो प्रोटीन है ये नेसेसरी होती है वायरस के लिए टू लीव द सेल, ताकि वो सेल को छोड़े और फिर इन्फेक्ट करे दूसरे सेल्स को। अब ये जो TY1 एलिमेंट्स थे उनके पास जीन्स थे जो कि रिलेट कर रहे थे गैग जीन से और पोल जीन से, लेकिन ENV से रिलेट नहीं करते थे। इन फीचर से हमें ये पता चला कि रेट्रोवायरसेस की तरह TY1 एलिमेंट्स जो थे उनको ट्रांसक्राइब करवाया गया इनटू RNA ट्रांसक्रिप्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी कॉपीज़ बनाई गई। कॉपीज़ बनाने के बाद डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस करवाया गया, और इसके लिए हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज़ किया। और रेट्रोवायरस की तरह अनलाइक रेट्रोवायरसेस TY1 जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेल को लीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनकोड नहीं करते ENV। ठीक है, इसकी बजाय क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA उसकी जो कॉपीज़ होती हैं उनको दोबारा से इंसर्ट करवाया जाता है जीनोम के अंदर उसी सेल के। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो यूटिलाइज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ट्रांसपोज करने के लिए RNA को। ठीक है, और RNA को इंटरमीडिएट के तौर पर यूज़ करते हैं और उनको कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो कि यूटिलाइज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को कि वो ट्रांसपोज करें थ्रू RNA इंटरमीडिएट, उनको हम कहते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। इनको क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रेट्रो ट्रांसपोजोन्स इनकी एक एग्जांपल है TY1 एलिमेंट्स। ठीक है, उनके पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं उनकी एंड्स के ऊपर, जिनको हम कहते हैं LTR रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब ये जो ट्रांसपोजोन्स हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होती हैं ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, उनको आइसोलेट किया गया स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को। अब ड्रोसोफिला के अंदर कॉपिया लाइक एलिमेंट्स बने जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर थे TY1 एलिमेंट से। ठीक है, अब इनकी पोजीशन डिफरेंट थी। ये पोजीशन नंबर 10 से पोजीशन 100 तक उनके ऊपर लाई कर रहे थे। ठीक है, अब सर्टेन जो क्लासिक ड्रोसोफिला की म्यूटेशंस हैं जो कि हमारे पास आई कॉपिया लाइक की इंसर्शन से और दूसरे एलिमेंट्स की इंसर्शन से, जैसे कि वाइट एप्रिकॉट म्यूटेशन आई फॉर आई कलर, वो कॉज हुई एक कॉपिया फैमिली और हुआ ये वाइट लोकस के ऊपर। अब ये डायग्राम देखते हैं ट्रांसपोजिशन बाय अ रेट्रो ट्रांसपोजोन। ये एक जीन का सीक्वेंस है। ठीक है, पोल जीन, गैग जीन। अब यहाँ पे हुई ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से DNA से मैसेंजर RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और मैसेंजर RNA का प्रोटीन में कन्वर्ट होना ट्रांसलेशन कहलाता है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो है RNA लिया, फिर उसके बाद इसको DNA में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई। ठीक है जी, यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया। यहाँ पे हुई है ट्रांसलेशन, क्योंकि यहाँ से मैसेंजर RNA से DNA बना है। ये जो सीक्वेंस है ये फिर एक और क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, और वहाँ से जो ट्रांसपोजिशन का फिनोमेना दोबारा से स्टार्ट होगा। सेकंड क्लास जो हमारे पास आती है वो है DNA ट्रांसपोजोन्स। अब यूकैरियोट्स के अंदर कुछ मोबाइल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब IS एलिमेंट्स और जो ट्रांसपोजोन्स हैं जो कि इंसर्ट करते हैं न्यू पोजीशन के अंदर जीनोम में। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने आप की कॉपी बना लेते हैं। अब वो एलिमेंट्स जो कि ट्रांसपोज करते हैं इस मैनर में उनको हम कहते हैं क्लास 2 के एलिमेंट्स। ठीक है, या फिर DNA ट्रांसपोजोन्स। जो पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे
उसको मैक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था मेज़ के अंदर, ठीक है। और वो जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे वो डीएनए ट्रांसपोजोन्स थे। हालांकि जो पहले मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले पी एलिमेंट्स जो थे ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवर हुए थे, लेकिन मेज़ के अंदर जो थे, मेज़ यूकैरियोटिक है, दूसरा उसके अंदर जो ट्रांसपोजोन्स थे वो डीएनए ट्रांसपोजोन्स थे। पी एलिमेंट्स की बात करते हैं कि पी एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी एलिमेंट्स जो हैं ये मोस्ट यूज़फुल हैं जेनेटिक की ब्रांच के अंदर, ठीक है। और इनको पी एलिमेंट्स कहा जाता है। ये जो पी एलिमेंट्स हैं ये डिस्कवर हुए थे एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडिंग हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ये एक फिनोमिना है। अब ये क्या है उसको देखते हैं। A phenomena that occurs when females from laboratory strains of Drosophila melanogaster are mated with males derived from the natural populations। इसके अंदर हमने क्या करना है, फीमेल लेनी है जिसको हमने लैब के अंदर सिंथेसाइज करवाया है लैब स्ट्रेन से, और मेल लेना है हमने नेचुरल पॉपुलेशन से, ठीक है। फिर उसकी क्या करवानी है, मेटिंग करवा देनी है, और इस फिनोमिना को कहा जाता है हाइब्रिड डिसजेनेसिस। इस तरह के क्रॉसेस में क्या होता है, जो लेबोरेटरी स्टॉक्स हैं उनके पास एम साइटोटाइप होती है, और जो नेचुरल स्टॉक्स हैं उनके पास पी साइटोटाइप होती है। साइटोटाइप यहाँ पे हम सेल टाइप को कह रहे हैं। जब हमने पहला क्रॉस करवाया जिसके अंदर एम टाइप का हमारे पास फीमेल थी, पी टाइप का हमारे पास मेल था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, डिसजेनेसिस प्रोड्यूस हुई, ठीक है। सरप्राइजिंग फिनोटाइप्स उससे मैनिफेस्ट हुए थे, जिससे जो जर्म लाइन थी उनके अंदर स्टीरिलिटी आई, हाई म्यूटेशन आई, क्रोमोसोमल एब्रेशंस आई और नॉन डिसजंक्शन आई। इस तरह की हाइब्रिड प्रोजेनी को डिसजेनिक या फिर बायोलॉजिकली डेफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि वो स्टीराइल हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उनके अंदर बायोलॉजिकल डेफिशिएंसी है, इसलिए इनको हाइब्रिड डिसजेनेसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। अगर हम सेकंड क्रॉस करवाते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस, अब हमने क्या करना है, पी टाइप की फीमेल लेनी है और एम टाइप का जो मेल है वो लेना है, ठीक है। इसके बाद ये ऑब्ज़र्व किया गया कि इनके अंदर कोई भी डिसजेनिक ऑफस्प्रिंग नहीं था। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि जो लार्ज परसेंटेज है डिसजेनिकली इंड्यूस्ड म्यूटेशंस का वो अनस्टेबल है, ठीक है। वो रिवर्ट कर जाते हैं वाइल्ड टाइप को या फिर दूसरे म्यूटेंट एलील से, जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। इस तरह की इंस्टेबिलिटी जो जनरली रिस्ट्रिक्ट करती है जर्म लाइन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्लाई पोजेसिंग एन एम साइटोटाइप। अब सिमिलैरिटीज़ होती हैं अनस्टेबल ड्रोसोफिला के म्यूटेंट्स के दरमियान और मेज़ के म्यूटेंट्स के दरमियान, जो कि मैक्लिंटॉक ने डिस्कवर किया था। अब उसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं जो डिसजेनिक म्यूटेशंस हैं वो कॉज होती हैं इंसर्शन ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, कि अगर हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इंसर्ट करवाएं तभी हमारे पास म्यूटेशंस आती हैं, क्योंकि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इस व्यू के वजह से जो रिवर्जन है उसकी वजह से एक्सीजन हो सकती है इंसर्टेड सीक्वेंसेस की। इस हाइपोथेसिस से क्रिटिकली ये टेस्ट किया गया कि जो डिसजेनिक है, डिसजेनेसिस का प्रोसेस है वो क्या करता है, अनस्टेबल म्यूटेशंस को ड्राइव करता है, जैसे कि आई कलर जो कि वाइट आई कलर है वो, उसके अलावा ज़्यादातर जो म्यूटेशंस हैं वो कॉज होती हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स वाइट जीन के अंदर। वो एलिमेंट्स जिनकी वजह से ये सारा फिनोमेना हुआ म्यूटेशन का, उनको हम कह रहे हैं ये पी एलिमेंट्स हैं। पी एलिमेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे उस जीनोम के अंदर, पी स्ट्रेन के अंदर 30 to 50 कॉपीज़, 30 to 50 कॉपीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है। और एम स्ट्रेन के अंदर ये कम्प्लीटली एब्सेंट थी। पी एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो वेरी करता है 0.5 से 2.9 KB किलो बेस पेयर्स, ठीक है।
और जो लार्जेस्ट अभी तक का जो ट्रांसपोजोन है पी साइज का, पी एलिमेंट का, तो उसका साइज है 31 बेस पेयर्स। पी एलिमेंट्स बैक्टीरियल आईएस और टीएन एलिमेंट्स की तरह इनकोड करते हैं एक ट्रांसपोजेज। ठीक है, ट्रांसपोजेज जो कि एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है उनकी मोबिलाइजेशन के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए। इसके अलावा जो पी एलिमेंट्स है वो इनकोड करते हैं एक रिप्रेसर, जिसकी जो फंक्शन है, उसकी जो जॉब है, वो प्रिवेंट करता है ट्रांसपोजेज की प्रोडक्शन को और इस तरह ब्लॉक कर देता है ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस को। अब ज़्यादातर जो लेबोरेटरी स्ट्रेन्स हैं उनके पास पी एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है, और पी एलिमेंट इनकोडेड रिप्रेसर भी नहीं होंगे उनके साइटोप्लाज्म के अंदर। और जब हम हाइब्रिड्स बनाते हैं या फिर क्रॉस करवाते हैं एम टाइप फीमेल का पी टाइप के मेल से, ठीक है, या फिर पी टाइप के मेल का एम टाइप की फीमेल से, तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो रिजल्ट आते हैं। ये जो था, ये सारा प्रोसेस ये था पी एलिमेंट्स के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ डीएनए ट्रांसपोजोन्स फॉर जीन डिस्कवरी। यूटिलिटी ऑफ डीएनए ट्रांसपोजोन्स फॉर जीन डिस्कवरी। ठीक है, एक जो जेनेटिक फिनोमेना था डीएनए ट्रांसपोजोन्स का, ठीक है, ये एक मेजर टूल बन गया है और इसको जेनेटिक्स की ब्रांच के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं जेनेटिसिस। अब इनकी जो मोबिलिटी है उनको देखते हुए जो टैग जीन्स है वो सामने आए, वो यूज़ करते हैं क्लोनिंग के लिए। ठीक है, और इंसर्ट करने के लिए ट्रांस जीन्स जो पी एलिमेंट्स थे ड्रोसोफिला के अंदर, उन्होंने प्रोवाइड की बेस्ट एग्जांपल कि किस तरह से जेनेटिसिस्ट जो हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूकेरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग पी एलिमेंट्स टू टैग जीन्स फॉर क्लोनिंग। पी एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है म्यूटेशंस को क्रिएट करने के लिए बाय इंसर्शन, और उसके अलावा जीन की पोजीशन को मार्क करने के लिए। उसके अलावा क्लोनिंग के अंदर फैसिलिटेट करता है ये पी जो एलिमेंट्स है वो। पी एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाया जाता है जीन्स के अंदर इन विवो लैब में। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करते हैं, जीन्स रैंडमली क्रिएट करते हैं म्यूटेंट्स, म्यूटेशंस कॉज करते हैं और उनकी डिफरेंट फिनोटाइप्स होती है, मतलब उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। उसके अलावा जो फ्रूट फ्लाइज हैं उसके अंदर म्यूटेंट फिनोटाइप्स होती हैं और उनको सेलेक्ट किया जा सकता है क्लोनिंग के लिए। क्लोनिंग का मकसद ये होता है कि एक पेरेंट सेल लिया जाता है, सिंगल पेरेंट सेल, ठीक है, उसकी कॉपीज बनाई जाती हैं और वो आइडेंटिकल होती हैं उस पेरेंट से। ठीक है, जो इंटरप्टेड जीन थे उनको क्लोन करवाया गया पी एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए और उनको एज अ प्रॉब यूज़ किया गया, और इस मेथड को हमने कहा कि ये ट्रांसपोजोन की टैगिंग है। मतलब एक जीन है उसके ऊपर टैग लगा दिया गया है कि ये जो है पी एलिमेंट्स हैं और इनको हमने म्यूटेशन के लिए यूज़ करना है। अब जो म्यूटेंट जीन है उसके जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको फिर से एक प्रॉब के तौर पर यूज़ किया जा सकता है ताकि हम आइसोलेट कर सकें वाइल्ड टाइप के जीन्स। थर्ड थर्ड जो है पी एलिमेंट्स को हमने यूज़ करना है इंसर्ट जीन के लिए, कि हमने जीन की इंसर्शन करवानी है, इंटीग्रेशन करवानी है। गैरल्ड रूबिन और एलन स्प्रेडलिंग ने शो करवाया कि जो पी एलिमेंट्स थे डीएनए के, उनको यूज़ किया जा सकता है एज इफेक्टिव व्हीकल फॉर ट्रांसफरिंग डोनर जीन्स इनटू द जर्म लाइन ऑफ अ रेसिपिएंट फ्लाई। उन्होंने ये सारा मैकेनिज्म परफॉर्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो देखते हैं। जो रेसिपिएंट जो जीनोटाइप थी वो होमोजाइगस थी, ठीक है, रोजी RY म्यूटेशन। ठीक है, उसके पास एक करेक्टरिस्टिक आई कलर था। इस ट्रेन से जो एम्ब्रियोज थे उनकी कलेक्शन की गई। ठीक है, अब कलेक्शन करने के बाद 9 न्यूक्लियर डिवीजन्स करवाई गई। इस स्टेज पे जो एम्ब्रियो था
वो अकेला एक मल्टी न्यूक्लिएट सेल था। और जो न्यूक्लियाइड लिए गए इससे, उन्होंने क्या किया, जर्म सेल्स बनाए और वो सारे क्लस्टर्ड हो गए, एक जगह पर जमा हो गए एंड के ऊपर। टू टाइप्स ऑफ डीएनए आर इंजेक्टेड इनटू एम्ब्रियोज ऑफ दिस टाइप। दो तरह का डीएनए हमने इंजेक्ट किया। पहला था बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जिसके पास एक डिफेक्टिव पी एलिमेंट था, ठीक है। उसके बाद, और इस डिफेक्टिव पी एलिमेंट्स के पास आर वाई प्लस जीन्स थे और उनको इंसर्ट किया गया था। इस डिलीटेड एलिमेंट के पास ये एबिलिटी नहीं थी कि वो ट्रांसपोज कर सके या फिर ट्रांसफ़र हो सके। फिर उसके बाद एक हेल्पर प्लाज्मिड लिया गया, ठीक है, जिसके पास कंप्लीट एलिमेंट था, वो भी इंजेक्ट किया गया। अब वो फ्लाइज, ठीक है, जो कि डिवेल्प हो रही थी, इस तरह के एम्ब्रियोज थे। वो फिनोटिपिकली रोजी म्यूटेंट्स थे, लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग्स थे उनके पास एक लार्ज प्रोपोर्शन था आर वाई पॉजिटिव फ्लाइज का। ये जो थे डिसेंडेंट्स, ये शो करवाते हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड आर वाई प्लस जीन। और ये सजेस्ट करते हैं कि इनकी जो लोकेशन है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है। अब इनकी जो लोकेशन थी वो एक दफ़ा कंफर्म हो गई हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से, जिसने ये शो करवाया कि आर वाई प्लस जीन्स, ठीक है, उनके साथ जो डिलीटेड पी एलिमेंट्स थे उनको इंसर्ट किया गया था टर्मिनल इन्वर्टेड, उनको इंसर्ट किया गया था क्रोमोसोम की लोकेशन के ऊपर। फिर उसके बाद जो न्यू आर वाई पॉजिटिव जीन्स थे, उनको ये देखा गया कि वो भी इनहेरिटेड हैं एक स्टेबल फैशन के अंदर, क्योंकि जो पी एलिमेंट्स थे वो ट्रांसपोज करते हैं सिर्फ ड्रोसोफिला के अंदर, और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं उनके यूजेज में। फिर उसके बाद अगर मेस की एग्जांपल ली जाए, उसके अंदर एसी एलिमेंट जो थे वो प्रेजेंट थे और उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहलाएं या फिर ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस करें। इनकी वजह से क्या हुआ, जो वीट थी, रेबिडोप्सिस लेटस, कैरेट, राइस, बार्ले और इस तरह की बहुत सी स्पीशीज थी जिनके अंदर जो है इंट्रोडक्शन करवाया जा सकता था ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का। पी एलिमेंट्स की तरह एसी के पास भी, उसके पास भी ये एबिलिटी थी कि उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग करवाई जा सके, ठीक है, और उसके जो जीन्स थे उनकी आइसोलेशन की जा सके और उनकी टैगिंग कर सकते हैं हम। इस तरह से जो एसी थे वो पहले ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर हुए थे, और उनको डिस्कवर किया था बारबेरा मैकलिनटॉक ने, ठीक है। और ये सब करता है कि इम्पोर्टेंट टूल फॉर प्लांट जेनेटिसिस फॉर मोर देन 50 years लेटर। और ये, इसकी डिस्कवरी के बाद 50 साल तक ये जेनेटिसिस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल साबित हुआ। ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन यूकैरियोट्स।